हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 338 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 339 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करते हुए इस नीति को समग्रता में लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। आपने उत्तर लिखा, नई शिक्षा नीति सतत विकास लक्ष्य के एजेंडा 2030 के लक्ष्य के अनुकूल है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुसार ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, नीतिगत बदलाव लाने आदि हैं। इसके तहत स्कूल व कॉलेजों के शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। ऐसे नहीं लिखेंगे। नई शिक्षा नीति में मुख्य रूप से उच्च शिक्षा में बदलाव किए गए, जिसके निम्नलिखित प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं। इसमें 2018 के 26.3% सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% करने की बात की गई है। इसमें उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया ताकि विद्यार्थी कई स्तरों पर ही उस विषय की डिग्री प्राप्त कर सके। यदि किसी कारणवश किसी का पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो उसे दोबारा करने का व्यवस्था किया गया है। विभिन्न संस्थानों से प्राप्त अंकों पर क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। बीएड को 2 वर्ष की जगह 4 वर्ष किया जाना आदि। इस प्रकार नई शिक्षा नीति में अनेक बदलाव किए गए, जो पिछले 2 शिक्षा नीति, पहला 1968, दूसरा 1986 प्रावधान में नहीं किए गए थे। इसके साथ ही इस शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने में निम्नलिखित बाधा हैं। त्रिभाषा सूत्र का विरोध, विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्य के द्वारा। कक्षा 5 तक बच्चों के लिए स्थानीय भाषा मातृभाषा में शिक्षा देने से बच्चे वैश्विक भाषा अंग्रेजी से वंचित रह जाएंगे। अब यहाँ पे कक्षा 5 कहाँ से आ गई? आप खुद ही सोचिए ना, आप किस पे लिख रही हैं? आप उच्च शिक्षा पे लिख रही हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वृहद डिजिटल अवसंरचना का अभाव, डिजिटल प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन में व्यावहारिक समस्या का होना, ये पॉइंट्स आपको नहीं डालने हैं यहाँ पे। इसे लागू करने के लिए सहकारी संघवाद के लिए चुनौतियाँ होंगी, ये भी आपको डिफाइन करके बताना पड़ेगा। शिक्षा महंगी हो जाएगी, शिक्षकों का विदेशों से पलायन होगा, शिक्षकों का विदेशों में पलायन होगा। अच्छा, विदेशों में पलायन नहीं, यहाँ पे ये होगा कि जो शिक्षक होंगे वो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने जाएंगे, इसका ये मतलब है यहाँ पे। क्योंकि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ या विदेशी जो कैंपस हैं वो इंडिया में ओपन होने की बात है और ये एक कमी है, आपको यहाँ पे बताना चाहिए था। ठीक है, प्रोविजंस के रूप में वहाँ पे दिया गया है, तो आपको वो पॉइंट आपने डाली नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने मेरे वाले फ्रेम को देखकर आंसर लिखा है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग लिखी हैं, पता नहीं क्यों। खैर, आपका फिर आगे आपने लिखा है इसमें, कुल मिलाकर देखा जाए तो नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांति की तरह है, जिसके तहत अनेक रूपों में शिक्षा के माध्यम से सरकार के नीतिगत योजनाओं को लाभ मिलेगा, जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, समावेशी और सार्वभौमिक शिक्षा को बल आदि। अतः जरूरत इस बात की है कि इसे प्रत्येक स्तर पर सफल क्रियान्वयन किया जाए, जिससे भारत प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय काल एवं मध्यकालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय की भांति ही शिक्षा क्षेत्रों में विश्व में प्रथम शिक्षा केंद्रों के रूप में स्थापित हो सके। इससे भारत को विश्व शिक्षा गुरु के रूप में प्रसिद्धि मिल सकेगी। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी आप कोई तथ्य डालें ना, उस तथ्य को प्रामाणिक रूप से पहले देख लें कि वास्तव में सच में वो तथ्य आपका प्रामाणिक है या नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे डाला नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, आपने डाला मध्यकालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझिए, आपकी जो उच्च शिक्षा नीति आई है वो किस चीज़ से संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है, बिग डाटा थ्योरी से, ठीक है, साथ ही रोबोटिक्स से। क्या ये सारी चीज़ें तक्षशिला और नालंदा में थीं?
नहीं थी। तो ये चीज़ें आप बचा करिए। देखिए एग्जामिनर का सीधा सा कहने का मतलब क्या होता है, जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू में आपसे जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके आइडियल कौन है, तो आप क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी और आप किसको बोलते हैं, भगत सिंह, यही बोलते हैं। अधिकांश बच्चे बोलते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग यही बोलेंगे कि महात्मा गांधी और भगत सिंह। अब आप यहाँ पे दिमाग लगाइए कि महात्मा गांधी वो व्यक्ति जो हिंसा का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेते किसी भी परिस्थिति में, भगत सिंह वो व्यक्ति जो हिंसा को प्रमुख मानते हैं, क्रांति को प्रमुख मानते हैं। तो ये दो विरोधी विचार वाले व्यक्ति आपके विचारक कैसे हो गए? इस पे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत अच्छे से एग्जामिनर आपको फंसाती है कि आप दो विरोधी लोगों को एक साथ कैसे अपना अनुकरणी मान सकते हैं। कैसे आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ हम इस व्यक्ति को इसलिए मान रहे हैं, उस व्यक्ति को इसलिए मान रहे हैं, यानी कि आप में भी दो नज़रिए हैं, यानी कि आप भी दोनों स्थितियों में अपने आप को बदल सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कि आपने जब ये उत्तर लिखा तो यहाँ पे प्राचीनता को देखिए, अब वो जमाने गए। एक समय था जब हम नालंदा और तक्षशिला को एग्जाम्पल में डाल देते थे, ठीक है ना। अब दुनिया बहुत आगे निकल रही है। हाँ, आप इसको एक तरीके से अलग वे में लिख सकती हैं। कैसे आप लिख सकती हैं, जैसे आपने यहाँ लिखा ना, अतः जरूरत इस बात की है कि इसे प्रत्येक स्तर पर सफल क्रियान्वयन किया जाए। अब यहाँ पे गड़बड़ी तो यही हो रही है कि उच्च शिक्षा की बात हो रही है, आप लिख रहे हैं प्रत्येक स्तर पर, ठीक है। दूसरा, जिससे भारत प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय काल एवं मध्यकालीन की भांति, तक्षशिला मध्यकाल में था क्या? तक्षशिला कब था? एंशिएंट में। तो तक्षशिला को आप क्यों लिख रहे हैं? ठीक है ना। तो ये गलती हुई सबसे बड़ी। और आप जानकर दुख में होगी कि आपको अगर वो शुरू में 8 नंबर भी दे दिया होगा ना 15 में, और नीचे 2 तथ्य आपने गलत लिख दिया तो -2 कर देगा तुरंत। तो ऐसी गलतियां नहीं करना है आपको एग्जाम हॉल में। वो तथ्य नहीं डालने हैं जो आपको पता नहीं है और जिनका आप सही से उपयोग नहीं कर पा रहे। आपने, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर इसको लिखना भी चाह रही थी तो आप ऐसे बता सकती हैं कि जिस तरीके से प्राचीन काल में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए थे, वैसे ही भारत सरकार अगर उच्च शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करती है तो भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ में कदम से कदम ताल मिलाकर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इससे न केवल भारत भी अग्रणी भूमिका में आगे आ पाएगा बल्कि नवीनतम तकनीकों से अपने विश्वविद्यालयों को सुसज्जित कर पाएगा। ऐसे लिखना है। नालंदा को थोपना नहीं है, तक्षशिला को थोपना नहीं है कि हमें तक्षशिला ही बनाना है, ठीक है। और दूसरी एक और बात यहाँ पे एक चीज़ जो आपका है, ये वाली लाइन कि शिक्षा क्षेत्र में विश्व में प्रथम शिक्षा केंद्रों के रूप में स्थापित हो सके। देखो अब यहाँ पे फिर से देखो वही गड़बड़ी हो रही कि भांति ही शिक्षा क्षेत्रों में विश्व में प्रथम शिक्षा केंद्रों के रूप में स्थापित हो सके, इससे भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्धि मिल सकेगी। देखो ये जो तीनों बातें, ये हवा वाली बातें यूपीएससी कहता है मेरे सामने मत किया करें। यूपीएससी का कहना है कि विश्व गुरु हम बनेंगे तो उसके लिए तथ्य दीजिए, तर्क दीजिए। वो चीज़ें मत कीजिए कि हम अपने प्राचीनता के गौरव में डूबे रहें, मदांग रहें और आधुनिकता का हम वर्ण ही न करें, है ना। विश्व गुरु बनने के लिए हम लोग 70 साल से कह रहे हैं और आज तक नहीं बन पाए विश्व गुरु। बस कह ही रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो ऐसे विश्व गुरु नहीं बन सकते। और जब भी आप लोगों से तो उम्मीद ही नहीं की जाती कि आप एक्सट्रीम में कोई वर्ड लिखें, है ना। तो आप ऐसा एक्सट्रीम में वर्ड ना लिखें, आप ऐसे लिखा करें कि हाँ आगे आने वाले वर्षों में भारत भी कदम से कदम बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस, कूल होकर। आप आईएएस ऑफिसर हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आईएएस का मतलब उत्तर लेखन ही है। उत्तर लेखन से ही आपका व्यक्तित्व अच्छे से परिष्कृत होता है, ठीक है। तो आपको ये बातें नहीं लिखनी है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे जो आपने ये लाइन लिखी है, शिक्षा महंगी हो जाएगी, शिक्षकों का विदेशों में पलायन होना आदि। शिक्षकों का विदेशों में पलायन तो पहले से होता आया है, लेकिन इस शिक्षा नीति में क्या होगा कि जो विदेशी जो कैंपस इंडिया में ओपन होंगे और जो ये देसी कैंपस में टीचर पढ़ा रहे होंगे तो देसी में न पढ़ा के विदेशी कैंपस में पढ़ाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनी अपने यहाँ से थोड़ा टीचर लाएंगे, इंडिया के टीचर को अच्छी फीस में हायर करेंगे और अपने यहाँ वो करने लगेंगी। तो आपको ये लाइन ऐसे लिखनी थी। इसलिए मैं कहता हूँ आप हमारे
जो नोट्स देते हैं, फ्रेम देते हैं, आपको ऑडियो देते हैं, उसको सुना करें, उसी के हिसाब से आंसर लिखने की कोशिश किया करें। इसलिए नहीं कहता हूँ कि मेरा आंसर सार्वभौम है, मैं हमेशा कह देता हूँ मैं अपने ही आंसर को काटता हूँ, लेकिन उसमें कम से कम इतना बता देता हूँ कि इतनी गलतियाँ तो आपको नहीं ही करनी है, मतलब कुछ हद तक वहाँ आपको सही बता देता हूँ, ठीक है। फिर बात आती है डिजिटल शिक्षा, इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सहकारी संघवाद के लिए चुनौती होगी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या बता रही है कि नई शिक्षा नीति क्या है, सहकारी संघवाद के लिए चुनौती है, ठीक है। आपने यहाँ जब बता दिया है तो यहाँ सहकारी संघवाद लिखने की क्या ज़रूरत है, कक्षा 5 के बच्चों को लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमसे उच्च शिक्षा पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो होता यही है, यूपीएससी में बच्चे आंसर राइटिंग लिख कर आते हैं, आंसर भी लिख देते हैं और घर पे आके कहेंगे कि नंबर नहीं मिले हमें। और दुखद बात क्या है ना कि यूपीएससी की जितनी भी कॉपी चेक करते हैं, टेस्ट सीरीज जितने भी चेक करते हैं और जितने भी इंस्टीट्यूट में चेक करने वाले लोग हैं, मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला चेक करने वाला जो बेहतरीन ढंग से चेक करता हो। अच्छा लिखते हैं आप, प्रयास करते रहिए, ऐसे ही लिखते रहिए, ये 2 बिंदु और आप जोड़ लीजिए। अरे भाई जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ बताओ ना। और यूपीएससी जानती है, आपको पता होना चाहिए, एक एक लाइन चेक करती है, एक एक लाइन से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करती है। यूपीएससी में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या एमपी बोर्ड की तरह कॉपियाँ नहीं चेक होती हैं। इस भ्रम में मत रहना कि यूपीएससी वाला टीचर देखेगा ऐसे, जी हाँ आपने राइटिंग बहुत अच्छी लिखी, जय हिंद, सही हो गया, ऐसे नहीं है। उसको कलेक्टर बनाना है। आप सोचो उसको तो पैसे मिलते हैं, यूपीएससी वाले को गवर्नमेंट में है, तब वो कितनी मेहनत से करता होगा। जब मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है और मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, तब मैं कितने मन से कर रहा हूँ, तो वो भी सोचो कितने मन से करता होगा। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि देश को खराब आईएएस मिले, हम चाहते हैं कि देश को एक बेहतरीन आईएएस मिले जो अपने मानकों में पूरा फिक्स हो। समझ गए? ऐसी चीज़ है, तो वही चीज़ वो भी करता होगा। तो आपको ये चीज़ें करनी है, राइटिंग थोड़ी और सही कीजिए। ये बीएड को 2 वर्ष की जगह 4 वर्ष किया जाना आदि, आपसे ये नहीं पूछा था वैसे, लेकिन आपने लिख दिया, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे तथ्यों को आपको डालने से बचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तथ्य हो जाएंगे। अब देखो 6 पॉइंट आपने यहाँ पे डाल दिए, फिर 6 पॉइंट यहाँ डाल दिए, 12 पॉइंट डाल दीजिए। एग्जामिनर को बोर लगेगा कि 12 पॉइंट, हम तो दिक्कत में आ जाएंगे। इन चीज़ों को आप जैसे डाली हो कि पिछले 2 शिक्षा नीति, इन दोनों को पहले डालो अगर डालना है तो, या तो निष्कर्ष में डालो, बीच में मत डालिए यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे वास्तव में आपको अपने उत्तर को किस तरीके से लिखना है, कैसे भाषा शैली को गढ़ना है। और अगर आपने, देखिए ये अगर भाषा शैली अगर आपकी खुद की मौलिक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कॉपी पेस्ट है तो बिल्कुल भी ऐसी भाषा शैली का उपयोग ना किया करें, क्योंकि ये इतनी जटिल भाषा आप एग्जाम हॉल में नहीं लिख पाएंगे। वही लिखा करें जो आपको सरल और सहज लगे, जो परिभाषा आपको याद लगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे वास्तव आपको प्रश्न किस तरीके से लिखना है, कैसे आपको अपना उत्तर गढ़ना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।